नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के फरमाइश पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं रोज़ाना एक मैथ का वीडियो। काफ़ी बच्चे की कमेंट भी आई है कि सर ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमें एक तो ट्रेंड की पता चलती है कि किस ट्रेंड के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारा ट्रिक का रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी कड़ी का अगला वीडियो। और 2022 आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी के अंदर जितने भी पैटर्न के सवाल पूछे गए और लगातार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में रखता हूं और आपको ट्रिक मेथड से बनाना सिखाता हूं। अगर आपको लगे कि ये ट्रिक जो मैं बताता हूं अच्छा है तो आप जो है अपने रोज़मर्रा के मैथ स्टडी में अपना सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि आप जो जानते हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर है तो फिर मत अपनाइएगा, क्योंकि मैथ आप कई तरीके से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक प्रश्न कुछ आपको इस प्रकार से देखने को एग्जाम में मिलता है कि कोई रेशियो का वैल्यू दिया रहता है। यहाँ पे x अनुपात y का मान है 7:3 और आपसे एक समीकरण, एक इक्वेशन में मान रखने का मतलब मान रख के उसकी वैल्यू निकालने को कहा जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू 7 रखना है और y की वैल्यू 3 रखना है और संक्रिया को आपको हल कर देना है। तो यहाँ क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो एक्स वाई कितने हो गए, 7 गुने 3 हो गए। मैं पहले एक बार लिख देता हूँ ताकि, और वाई स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो गए। उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, और माइनस कितना, वाई स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। ये छोटा है इसीलिए मैं इस नीचे वाले पोर्शन को ऐसे ही लिखा। अगर बड़ा वैल्यू होता है एक्स वाई का तो मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेता, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है नीचे वाला हर पोर्शन। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे ही कर लूँगा। तो 21 और 9 ऊपर में कितना हो गया, 30 हो गया, और नीचे में 7×7 में से 9 गए तो कितने बचे, 40 बचे। तो हमारा 3/4 आंसर है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, 3/4 आंसर है। चलते हैं आगे, थोड़ा फास्ट भी चलेंगे नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सवाल बहुत बताने होते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा और ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, चेंजेस होने के नाम पे सिर्फ ये हो सकता है किसी एक आदमी का पार्टिकुलर काम आपसे पूछ लिया जाएगा इस सवाल में। हालांकि यहाँ पे तीनों मिलकर पूछा गया है, वो भी मैं बता दूंगा कि जब एक आदमी का पूछा जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, और इसमें हमेशा 3 ही आदमी रहेगा, ये भी ध्यान रखिए। फिक्स पैटर्न का है और एग्जाम में काफी ट्रेंड में रहते हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें, जैसे ग्रुप डी, MTS, इस सब में। तो ए और बी काम जो है 8 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 12 दिन में करता है, सी और ए मिलकर 8 दिनों में ही करता है। तदनुसार तीनों मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी इस प्रकार के आपको सवाल मिले, ये फिक्स पैटर्न है, एक दो सवाल आप बना लेंगे खुद से तो आपके दिमाग में छप जाएंगे, कोई भूलने की बात नहीं है। जो एकदम आज ही तैयारी कर रहे हैं मैथ का, उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, पहले तीनों को एलसीएम ले लेना, जो तीनों आंकड़ा दिखते हैं। ठीक है, तो 12, 8, 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। एलसीएम जो है 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका सूत्र क्या होता है, 2 गुने एलसीएम, 2 गुने एलसीएम बट्टा एलसीएम बट्टा ए प्लस बी प्लस एलसीएम बट्टा बी प्लस सी प्लस एलसीएम बट्टा ए प्लस सी। ठीक है, अब मैं इसी चीज को जो है आंकड़ा में लिखूंगा तो छोटा हो जाएगा। इसे देखने में बहुत बड़ा सूत्र लग रहा है, लेकिन है बड़ा एकदम, मतलब इत्तू सा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 24, और मैंने कहा कि 2 गुने एलसीएम करना है अंश में। ठीक है, ऊपर, और नीचे एलसीएम बट्टा ए प्लस बी से भाग देंगे तो 24 में 8 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, है ना। एलसीएम बट्टा बी प्लस सी से भाग देंगे तो 12 से भाग देंगे तो 2 आएगा। इसके बाद एलसीएम बट्टा ए प्लस सी या सी प्लस ए कहिए, 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 त्रिक 24, 3 बचेगा। तो 3 3 6, 2 8 नीचे हो गया, और 2 गुने 24 ऊपर है और 8 नीचे, 8 त्रिक के 24, तो 3 दूनी के 6 आपका जो है 6 डेज आंसर हो जाएगा। 6 दिन में तीनों मिलके काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में 6 दिन यहाँ पे दिया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्या होती है सूत्र इस फिक्स पैटर्न के सवाल के, जब भी ए प्लस बी का दिया रहे, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसमें हमेशा 3 ही पर्सन रहते हैं, 4 पर्सन भी नहीं रहते। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। तो 2 गुने एलसीएम करना है और बट्टा एलसीएम से प्रत्येक आंकड़ा को भाग देना है। जैसे ए प्लस बी वाला एक बार दे दिए, फिर से एलसीएम में भाग दे देंगे हम दूसरे का, बी प्लस सी का 12 से, फिर एलसीएम में भाग दे देंगे हम सी प्लस ए से, और तीनों को जोड़ देना है नीचे, और जो है 2 गुने एलसीएम बट्टा ए प्लस बी प्लस एलसीएम बट्टा बी प्लस सी प्लस एलसीएम बट्टा सी प्लस ए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये फिक्स पैटर्न है, ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब तीनों मिलके काम आ गए हैं 6 दिन में, और मान लीजिए कि पार्टिकुलर सी का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1/6 - 1/8, क्योंकि ए और बी वाला घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। मान लीजिए कि ए का पूछ रहा है तो बी प्लस सी वाला घटाना पड़ेगा, जिसमें ए नहीं है, तो 1/6 मतलब 6 में पूरा दिन आया है, 6 दिन में जो है तीनों मिलके काम कर लेंगे और 1/12 घटा लेंगे तो ए का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप पार्टिकुलर किसी चीज मतलब एक आदमी का भी निकाल सकते हैं। यही मैं बता रहा था कि इसमें दो पैटर्न होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछ जाते हैं और छोटे एग्जाम में पूछ जाते हैं, क्योंकि छोटा चीज है लेकिन थोड़ा सा जिसको समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ा है। इससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी मैं दे दूं तो ये ज्यादा समझ में आएगा कि जब दो रेखा समांतर होती है, मान लीजिए ये दो रेखा समांतर है, रेल की पटरी आपने देखा होगा हमेशा समांतर होता है, उसी को ध्यान में रखिए। जब कोई इसे तीसरी रेखा काटती है ना, तो जो कोण बराबर होते हैं उसे मैं देसी अंदाज में याद रखा, मैं संगत कोण, एकांतर कोण, इस प्रकार से मैं याद नहीं रखता, मैं देसी अंदाज में याद रखता हूं। अगर मान लीजिए कि ये थीटा है तो ये लाइन के ऊपर थीटा, अब इस देखिए मेरे पेन की तरफ देखिए, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर ये कोण थीटा है, अगर ये दोनों रेखा समांतर है और कोई रेखा इसे काट रही है, तो ये लाइन के ऊपर अगर थीटा है तो अगला जो ऊपर का लाइन है उसके ऊपर भी थीटा होगा, ठीक है। अब आप एक लाइन पे जानते हैं कि 180 का कोण होता है, तो 180 माइनस थीटा अपने आप आ जाएगा, तो ये नीचे भी 180 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मुझे याद रखना है। साथ ही साथ ये जो एकांतर कोण जिसे बोलते हैं, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है, इस साइड में। अब ये कहाँ से आते हैं मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ एक वैल्यू रख के, ठीक है। देख लीजिए, ये मान लीजिए कि दो समांतर रेखा है, ये हमने 30 डिग्री का कोण रखा, तो अभी मैंने कहा कि लाइन के ऊपर है 30 डिग्री, ए यहाँ नाम दे दूंगा और फिर बोलूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ए बी के जो ये लाइन है इसके ऊपर है 30 डिग्री, तो सी डी के इसी साइड लाइन के ऊपर 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब लाइन के ऊपर 30 डिग्री है तो लाइन के नीचे कितना हो जाएगा 150, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये भी 150 हो जाएगा। अब इस सी डी लाइन को देखिए, एक लाइन पे 180 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री आ गया। अब मैंने यही कह रहा था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, कहाँ से आ गए 180 से आ गए, ठीक है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सब जो है नियम है मैथ के, और आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसमें बता रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, एबीसी त्रिभुज है जिसमें ईएफ समांतर बीसी है। अभी ये भुजा जो है ये बीसी के समांतर है, ठीक है। उसके बाद ए बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। इसके बाद बोल रहा है ए बी बराबर 7 है, ये पूरा 7 है तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 7 है, ठीक है। सी एफ बराबर 6 दे रखा है, सी एफ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखा है 6, और आपको क्या पूछ रहा है ए एफ, मतलब ये एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें ध्यान से देखिए, ये समांतर भुज है, जैसे अभी मैंने समांतर वाला गुण बताया उसको थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि अगर ये कोण थीटा है इस लाइन के ऊपर, बीसी वाला लाइन के ऊपर, क्योंकि ये तिर्यक रेखा का काम करने लगा, जो मैं अभी बताया था कि काटता है रेखा, वैसे ये काटने का, मान लीजिए कि मन में कंस्ट्रक्शन कीजिए कि ये और आगे बढ़ रहा है तो काट रहा है ना, तो ये थीटा हो गया तो इस लाइन के ऊपर भी ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए अल्फा हो गया तो इस लाइन के ऊपर ये भी अल्फा होगा, और एक कोण दोनों त्रिभुज में जो है कॉमन है, तो यहाँ त्रिभुज दो बन गए। एक तो त्रिभुज बड़ा वाला है एबीसी जो पहले से है, और समरूप त्रिभुज किसके हो जाएंगे, एबीसी समरूप त्रिभुज हो जाएंगे एईएफ के, एईएफ के हो जाएंगे आपका समरूप, ठीक है। अब जब समरूप होती है ना तो आपको जो है एक फॉर्मूला होता है वो आपको लगाना होता है, समान भुजा के अनुपात में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, ये बी वाला कोण जो है, बी के कोण का मैं एक नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे एक रख देता हूँ, इसका मैं 2 नाम दे देता हूँ, ये 2 रखता हूँ, और ये तो कॉमन है। तो अब देख लीजिए आपके पास कहाँ कहाँ जो है आंकड़े पड़े हैं, तो ए का आंकड़ा मुझे 3 पता है, ये 4 पता है, ये ई बी क्योंकि ए बी बराबर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, सी एफ का वैल्यू मुझे 6 पता है, ए एफ का निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कौन कौन से कोण का पता है, देखिए बड़े ट्रायंगल में कोण बी के सामने देखिए क्या है, बड़े ट्रायंगल में एबीसी में कोण बी के सामने क्या है, x + 6 है, एसी भुजा है ना, तो इसका मान क्या है कोण बी के सामने, तो एसी भुजा आएगा, तो इसका मान टोटल क्या हो जाएगा x + 6, तो मैं लिख लेता हूँ x + 6। अब कोण बी वाला जो है सेम कोण छोटा ट्रायंगल में कहाँ है, तो कोण ई है, ठीक है, तो कोण ई के सामने क्या है x है, ठीक है। इसके बाद अब जो आंकड़ा वाला, अब 2 नंबर कोण के सामने देखिए बड़ा ट्रायंगल में, जो ये 2 है कोण सी है जिसका वैल्यू मैंने 2 रखा हूँ, इसके सामने क्या है 4 और 3 7 है, ठीक है। तो 2 कोण कौन सा है, कोण एफ होगा, ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि समांतर है, यहाँ भी लाइन के ऊपर 2 वाला 2 रखे हैं हम, तो ये भी 2 होना चाहिए, तो ये समांतर हो जाएगा, तो यहाँ कितना है 3 है। अब इसी को आप कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो 3x + 18 हो जाएगा इस साइड, और इस साइड हो जाएगा आपका 7x, ठीक है। तो 7x में से 3x गया तो 4x बराबर 18 हो गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 9, 9/2 हो जाएगा, यानी 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका
आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ जो एकदम बिल्कुल न्यू न्यू है और इनको जो है समरूपता नहीं समझ में आता है। ठीक है, मान लीजिए मैं अलग अलग दो ट्रायंगल बनाता हूँ। ये है एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ABCDEF नाम दे दिया मैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज आपस में जो है समरूप है। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए, कम से कम दो कोण एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपकी बेसिक जानकारी। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर एक भुजा समांतर हो जाए तो भी त्रिभुज जो है समरूप हो जाती है और दो त्रिभुज का निर्माण होती है, जैसे आपने ये फिगर में देख रहे हो। ठीक है, और मैंने अभी समांतर के गुण से आपको ये बताया था कि जब कोई काटता है, अगर इस लाइन के ऊपर ये थीटा कोण है तो इस लाइन के ऊपर ये भी थीटा कोण होगा। इसीलिए इस BC वाले लाइन को देखिए, यहाँ पर मैंने रखा था एक, तो यहाँ भी एक ही कोण होगा। मैं नाम दिया हूँ, सिर्फ थीटा भी दे सकता था, एक दिया हूँ। ठीक है, आपको समझ में आने के लिए। और देखिए ये लाइन के ऊपर अगर दो कोण होगा तो ये भी दो कोण होगा, इसी से मैं कर दिया था। ठीक है, और ये वाला कोण तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, त्रिभुज ADE में और त्रिभुज ABC में। तो दो कोण बराबर हो गए, ये वाली ई वाली के, ई वाली इसके, और एक कोण तो कॉमन है, तो समरूप हो गए। उसी से मैं लाया था। अब मुझे ये भी करना आना चाहिए कि मुझे किसका मान पता है, उसका मैं यूज नहीं करूंगा। अगर कोण ये ए का मैं यूज करता तो कोण ए का तो मुझे वैल्यू दिया ही नहीं था, तो ये तो मुझे किसी काम के नहीं है। अब जहां पे वैल्यू है उससे ही कैलकुलेट करना है। इसका 3 था, इसका 4 था, इसका 6 था, इसका निकालना था। इसीलिए मैंने कहा कि भैया ये एक वाले के सामने ले लो। तो बड़ा ट्रायंगल में एक के सामने कितना होगा? x + 6 आया था, फिर से समझा रहा हूँ। और छोटा ट्रायंगल में भी आपको एक के सामने ही रखना है, इसके नीचे, तो x आया था। उसके बाद अब बड़ा ट्रायंगल में इसको मैं 2 रखा था, इसको मैं भी दो अपने आप हो जाएगा क्योंकि समांतर है। तो 2 के सामने 4 और 3 7 आया था, है ना। और इस 2 के सामने कितना छोटा ट्रायंगल में? तो 3 है, इसी को कैलकुलेट किए थे तो 4.5 आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। एक प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि चीनी की कीमत में चीनी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, चाय पत्ती हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कि चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत कितनी थी? ये पहले वाला दाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला एवरग्रीन है। ठीक है, कि रुपया जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको एक बार बोलना है और आपको खुद आ जाएगा। रुपया गुने परसेंटेज कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, परसेंटेज कमी या वृद्धि, बट्टा ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, गुने 100 प्लस माइनस परसेंटेज। ठीक है, तो ये प्लस माइनस परसेंटेज करेंगे ना तो ये पहले वाला निकलेगा, पहले वाला दाम निकलेगा जो ये हिसाब है। और अगर आपको करंट दाम निकलना है घटने या बढ़ने के बाद, तो इस 100 के साथ कोई संक्रिया ना करें। अभी मैं दोनों बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए रुपया कितना इन्वेस्ट कर रहा है ये चीनी पे? 270 रुपया। मैंने कहा रुपया 270 गुने परसेंटेज कमी या वृद्धि, यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए ज़्यादा खरीद रहा है, वृद्धि होता तो कम माल खरीदता है ना। तो यहाँ पे 10% कमी या वृद्धि कर लिए। उसके बाद कितना ज़्यादा खरीद रहा है? तो 1 किलो ज़्यादा, तो 1 लिख लिए। उसके बाद 100 के साथ संक्रिया करेंगे क्योंकि ये पहले वाला दाम पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितना दाम था पहले। ठीक है, तो 100 के साथ संक्रिया करेंगे तो क्या हो रहा है? घट रहा है। 10% की कमी हो तो 10 घटा देंगे, 10% की वृद्धि होती तो 10 जोड़ देते। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 में से 10 गया तो 90। ठीक है, इसी कॉस्ट का वैल्यू है 90, नीचे लिख दिया हूँ। इस 90 से एक जीरो कट गया और 9 से 9 तिहाई के 27 कट गया। तो पहले चीनी का दाम 30 रुपया था। ठीक है, तो चीनी का दाम जो है पहले 30 रुपया था, अब 10% घट गया है तो अब जो है आपका 27 रुपया हो गया। तो 27 कैसे आएगा? देखिए, अगर 100 के साथ आप संक्रिया नहीं करेंगे ना तो 27 आ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर 30 रुपये के किलो चीनी है और 10% घट गया तो 27 रुपया होना चाहिए। अब मैं इस सूत्र को प्रूव कर देता हूं कि अगर करंट वाला दाम पूछा जाए इस प्रकार के सवाल में तो आपको 100 के साथ संक्रिया नहीं करना है। तो देख लीजिए, 270 गुने कमी परसेंटेज वृद्धि या कमी, तो 10 यहाँ पे कमी हो रही है। उसके बाद 1 किलो ज़्यादा, जितना ज़्यादा या कम होता है उतना, और 100 ही लिख देना है तो करंट दाम निकल जाएगा। देखिए 27 रुपये निकल गया करंट दाम। और पहले वाला दाम निकालने के लिए नीचे में जो है 100 के साथ संक्रिया करना है। अगर घट रहा है तो घटाना है परसेंटेज, बढ़ रहा है तो बढ़ाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि 10,000 रुपया है, 2 वर्षों में CI और SI का अंतर दे रखा है, आपको ब्याज की दर पूछ रही है। एक तो हमारा ऑप्शन से है, और अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा समझ लिए तो ऑप्शन से ही करोगे। पहले तो मैं सूत्र वाला कर दूं क्योंकि आप लोग ज़्यादा सूत्र वाले पे जो है विश्वास करते हो। मैं तो ज़्यादातर अगर मैं 100 मैथ सॉल्व करता हूँ CGL वगैरह में भी, तो मैं कम से कम 40 मैथ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ।
हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% सही हो जाएगा, एक आध गलत हो जाएगी, लेकिन उतनी तो होनी चाहिए कि कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जब बच जाता है ना, बड़ा मजा आता है जब यहाँ पे लंबा सवाल होता है जो नहीं बनने लायक होता है उसे बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये हैं, तो सबसे पहले डिफरेंस बराबर क्या होता है, 2 का PR² बाय 100 का स्क्वायर होता है। तो इसमें आपको रख देना है, इससे आपका निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 10,000 है ये, गुने R² की तो मुझे वैल्यू ही निकालना है, 100 गुने 100 करना है, और यहाँ डिफरेंस की वैल्यू 25 है, 25 बराबर PR² यानी मूलधन का R² बटा 100 का 100। अब 3 जीरो से 4 जीरो है तो चारों जीरो कट गए, R² बराबर 25 तो R बराबर 5 आ गए। एक तो ये हो गया, यहाँ पे सिंपल था इसलिए आपने तुरंत निकाल लिया। कहीं कहीं जब दशमलव में रेट की मान आएगी तब क्या करेंगे, तो अब के लिए क्या है कि आप ऑप्शन पे चले। पहला ऑप्शन अगर मैं पकड़ूं 5% और समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या हो गया 10%। ठीक है, 5 दूनी की 10, साधारण ब्याज होता ही क्या है R गुने T, रेट गुने समय का इतने ही प्रतिशत निकालना है आपको मूलधन का, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूनी की 10%, अगर पहला ऑप्शन पकड़ूं तो 5 दूनी की 10% हो गया। एक तो मैं बता दिया जो सूत्र था उससे, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो अपनाइएगा। तो 5 दूनी की 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 10% मूलधन का। अगर मैं 10% मूलधन का निकालता हूँ तो 1,000 रुपया जो है हमारा निकलेगा। ठीक है, 10% 1,000। अब मैंने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को रेट को जो है फॉर्मुलेट करने के लिए बोला था, किस फॉर्म में 2R² में। तो अगर मैं 5% रेट पकड़ूं तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी की 10 और 5 25, 10.25% हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डिफरेंस होता ही क्या साधारण ब्याज, इसका आया था 10% और इसका आया है 10.25%, तो 0.25% का डिफरेंस आ रहा है अगर 5% की रेट पकड़े तो। अब 0.25% अगर आप 10,000 का कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि 25 रुपया हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर गया और यही हमारा आंसर है। ये जरूर याद रखिए 2 ईयर के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको कैसे आपको करना है। एक तो है लंबा प्रोसेस कि भाई 1+R/100 के पावर समय माइनस मूलधन बराबर ब्याज, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे बस की तो नहीं है। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए मैं 2R² अपनाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि 7% रेट है, तो 7 दूनी की 14 और 7 7 49, 14.49% अगर आप निकाल देंगे मूलधन का तो 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज 7% के रेट से निकल जाएगा। एक प्रश्न आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन का, कि x की कुछ वैल्यू है, फिर इस प्रकार से आपसे कुछ पूछा जा रहा है। एक तो होता है कि x + 1/x का कुछ वैल्यू है और आपसे कुछ पूछा जा रहा है x² + 1/x², वो भी देखेंगे, वो भी काफी कॉमन है और ये भी काफी कॉमन है। इसे अगर मैं गौर से देखूं, क्योंकि मुझे रूट में जाना है, तो रूट में जाना है, अगर मैं x रूट कर दूं, दोनों साइड अगर मैं रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, रूट में ये क्या हो जाएगा है, अगर x की वैल्यू मैं रूट में रख दूं तो क्या निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे है 3 + 2√2। ठीक है, अब मुझे एक चीज जरूर याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। तो प्लस वाला साइन कहाँ होता है, जो तीनों प्लस वाला साइन होता है a + b के होल स्क्वायर में होता है, और माइनस वाला साइन कहाँ होता है a - b के होल स्क्वायर में। तभी मैं a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र यूज करूंगा। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + a2ab। अब यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, मतलब 1 से गुना कर दूं तो 2ab होगा, क्योंकि मुझे इसे रूट से निकालना है। सबसे पहला मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे रूट से निकल जाए तो मेरा काम काफी इजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि √2 और +1 का होल स्क्वायर अंदर में लिखा है, यही चीज लिखा है 3 + √2। अगर इसी को सॉल्व करेंगे ना तो 3 + √2 ही आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, फिर a² हो गया, फिर b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2 1 3 और +2ab, तो 2 गुने √2 गुने 1 तो हो गया 3 + √2, तो ये हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि रूट में 2 का 1 निकलता है, जैसे 4 होता है तो 2 गुने 2 करते हैं तो 1 2 बाहर निकल जाती है, वैसे ही यहाँ पे जो है √2 + 1 का होल स्क्वायर है तो √2 + 1 बाहर निकल जाएगा। अब आपका जो है √x का वैल्यू मैं क्या निकाल दिया था अभी, √2 + 1 निकाल दिया, और -1/√x का वैल्यू ही चाहिए, तो √2 + 1 ही चाहिए। ठीक है, √2 + 1 चाहिए, √2 अलग है 1 अलग है, ध्यान रखिएगा एक ही में नहीं है। ठीक है, तो अब जो है मैं कल ही एक चीज आपको बताया था, परिमेयकरण करना। जब भी आप कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, मान लीजिए कि ये 7 माइनस 48 8, इस पे मैं बताना चाह रहा हूँ जो 1 सेकंड ले लीजिए। यहाँ पे क्या आया था, √2 + 1 आया था और -1/√2 + 1 है। अब आप नीचे एक चीज देखेंगे कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर अगर 1 हो जा रहा है तो सीधे साइन पलट देंगे। अब √2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 1, और दोनों का घटाव का मान कितना, अगर 1 आ रहा है तो आपको सिंपली इसका साइन पलट देना है और सीधा सीधा लिख देना। तो मैं वही करूंगा, फिर समझाता हूँ क्यों होता है ऐसा। √2 + 1 माइनस
√2 - 1 होगा। ठीक है, ठीक है, मैं साइन पलट दिया। अब √2 + 1 माइनस √2 हो जाएगा, गुना होगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा, 2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्यों होता है ऐसा? अभी मैंने कहा कि इसको साइन पलट देना है, √2 + 1, और मैंने कहा कि √2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, दोनों को घटा के 1 आता है, तो आपको सिर्फ साइन पलट देना है। इसको मैं क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेकरण हो जाती है, और इतना तो आपको आना ही चाहिए परमेकरण फास्ट, क्योंकि एग्जाम में ये भी करेंगे तब तो हो गया, है ना। तो इसको कैसे करते हैं? √2 और साइन चेंज कर देते हैं, -1, √2 - 1। अब देखिए a + b × a - b है, तो a² - b² होगा, तो √2 में से गया, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, और 2 में से गया तो 1 हुआ नीचे। अब एक बच्चा में लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं साइन चेंज करके डायरेक्ट ही लिख दिया। इसको भी 1 से गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर कि भाई x + 1/x का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और आपको x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है। तो आपको सीधे मैं बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू दिया रहे उसका स्क्वायर करना है ना, उसका स्क्वायर करना है और -2 घटा देना है। तो यहाँ पे 23 आंसर आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कैसे होता है? a + b का दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? क्योंकि मुझे स्क्वायर के फॉर्म तक पहुंचना है। अगर क्यू तक पहुंचना होता तो मैं क्यू करता। ठीक है, वो भी बताता हूँ। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x² a² + b² 1/x² + 2 × x × 1/x बराबर, उधर भी स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा, x कट जाएगा, यही 2 जाकर उधर घट जाता है। इतना का वैल्यू अगर निकालना हो तो इतना ही का वैल्यू निकालना है ना इस सवाल में, तो 25 में से 2 गया तो 23 हो जाएगा। अगर q निकालना हो इसी में, मान लीजिए कि x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछा होता, यही आंकड़ा देके x + 1/x बराबर 5 देके, तो क्या करते? a³ करते पहले हम, तो 5 का q कर लेते और -3 × a + b करते, तो 5 या 15 कर लेते, तो 110 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, वो भी सूत्र से ही आता है, a³ + b³ के सूत्र से, कोई बड़ा बात जो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सब ट्रिक तो सूत्र से ही बनती है। जननी कौन है? अपना सूत्र है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि 12 खिलाड़ियों का औसत 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु जोड़ दी जाए तो औसत बढ़ के 26 वर्ष हो जाती है, तो कप्तान की आयु कितने वर्ष है? इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा अपने आप में विजुलाइज कीजिए कि मान लीजिए आप 5 मित्र किसी पार्टी में गए, सबके पास 10-10 रुपये है। ठीक है, सबके पास 10-10 रुपये, तो टोटल कितने? 50 रुपये थे, चाय पीने गए थे। ठीक है, एक राम आता है और राम के पास 100 रुपया है। तो अब जो है पहले औसत आपका 10 था, अब ये 100 रुपया इसी में मिला देंगे तो औसत तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, है ना। इसका मतलब राम के पास 10 से तो ज्यादा रुपए थे अगर औसत बढ़ गए हैं तो, है ना। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे 12 खिलाड़ी थे और एक कप्तान साहब आ गए, तो कितने खिलाड़ी हो गए? अब 13 खिलाड़ी हो गए। टोटल प्लेयर कितने हो गए? 13। पहले औसत कितना था? 25, और जब आया तो औसत कितना हो गया? 26। कितना बढ़ा? 1 वर्ष। अब ये इफेक्ट कितने आदमी पे डालेगा? 13 आदमी पे, क्योंकि पहले 12 थे, अब कप्तान आ गए और औसत पूरे पे कैलकुलेट होता है ना। तो 13 आदमी पे इफेक्ट डालेंगे, तो कप्तान की उम्र कितने हो गए? 25 और 13 38 वर्ष आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए, मान लीजिए कि 10 बच्चे थे, मतलब एक स्कूल में बैठे थे। ठीक है, 10 बच्चे एक स्कूल में है, उसकी एक एवरेज जो है ना, एवरेज जो था ना 10 वर्ष था, और एक राम आता है बाहर से, राम आ गया और एवरेज को जो है अब 11 वर्ष कर दिया। तो राम की, आप सोचने वाली बात है कि राम की उम्र ज्यादा होगा 10 वर्ष से, तभी तो एवरेज 11 हो गया ना, है ना। तो राम का उम्र कितना होता है? तो जो पहले एवरेज था उतना तो होगा ही होगा। अब ज्यादा कितना होगा? तो एक वर्ष बढ़ गया, 11 हो गया। और इफेक्ट कितना पे डाला? पहले 10 बच्चा था और अब 11 बच्चे हो गए, क्योंकि राम भी शामिल हो गए हैं। तो राम की उम्र जो है 21 वर्ष होगी। ठीक है, यही सवाल को मैं दूसरे आंकड़ा में पिरोया है और कुछ नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक प्रश्न इस प्रकार की ट्रेंड में चल रही है पार्टनरशिप से। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जटिल रखा हूँ, थोड़ा ज्यादा जटिल नहीं रखा हूँ, इजी ही है। कि बोलता है जय ने, एक मैं जय लिख लेता हूँ, पहले इस प्रकार से लिख ले। अगर आप एकदम न्यू कॉमर है, अगर आपको थोड़ा लगता है कि मेरी मैथ में थोड़ी सी वो है तो, और एक जय है और एक 2 माह के बाद राजू आ जाता है। जय और राजू है व्यापार में, तो जय जो है 30,000 रुपया लगाता है। ठीक है, और राजू 2 महीने के बाद आता है, आफ्टर 2 मंथ 45,000 रुपया लगाता है। ठीक है, और 1 वर्ष तक व्यापार चलती है। तो राजू कितने महीने तक रहे होंगे? 10 महीने तक, क्योंकि 2 महीने के बाद आए थे। ठीक है, और ये जो है अपना जय 12 महीना तक रहा होगा। मैंने कहा कि इस आंकड़े को जहां दिखता है आपको कॉमन टर्म उसे काट दीजिए। तो यहाँ पे मुझे 3 टर्म कॉमन 3 जीरो दिख रहे थे कॉमन, तो मैं इसको काट दिया। अब मुझे 12 × 36, जय का जो टोटल आ गया अनुपात 360 आ गया, और 45 दाहिन के 450, राजू का आ गया 450। अब 1 जीरो से 1 जीरो जा, 9 चौका 36 जा, 9 पचे का 45 जा, 4:5 में जो है धन बटेंगे।
तो 4:5 में धन बटेंगे, तो राजू का आपसे पूछ रहा है तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 और 5 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना है 54,000, तो 9 छक्के 54,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6,000। तो किसका पूछ रहा है राजू का, राजू कौन सा अनुपात वाला है 5 अनुपात वाला, तो 5 से गुना कर देंगे तो राजू का लाभ जो हो जाएगा भैया 30,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 30,000 और 30,000 राजू का हो जाएगा। राम का पूछा गया होता तो 6 चौका 24,000 होगा, टोटल हो गया 54,000। तो ये सब अनुपात का खेला है, पार्टनरशिप और कुछ नहीं। आपको ध्यान रखना है बिजनेस कितने समय चले और कौन बाद में आया देख लेना है, उतना ही समय उसको रखना है और जो अनुपात आया उसी रेशियो में आपको टोटल धन को बांट देना है। एक प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसको बनाने के लिए मैं आपको पहले भी ट्रिक दे चुका हूं कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होगी कि अगर x के पावर m है गुने x के पावर n है तो फाइनल कंक्लूजन जो आता है x के पावर m प्लस n हो जाती है। अगर x के पावर m है बट्टा x के पावर n है तो फाइनल कंक्लूजन जो है x के पावर माइनस n होती है। और इसको मैं साबित भी कर दिया था, जैसे 2 के पावर 4 रख लीजिए, 2 के पावर 2 रख लीजिए, मैंने कहा कि ऊपर पावर घट जाएगा सेम बेस रहेगा तो 2 के पावर 4 में से 2 गया तो 2 होना चाहिए। अब इसको आप कैलकुलेट कर 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 2 का मतलब 4, काटेंगे फिर भी 4 आएगा, 2 का पावर 2 ही होता है ना 4। तो ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता। तो इसको जो है मुझे सॉल्व करना होगा। इधर मुझे बेस x दिख रहा है तो सारा बेस एक ही जगह मुझे x करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं x कर लेता हूँ क्योंकि मुझे p का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो x की पहली वाली टर्म से कितनी वैल्यू आएगी गुना हो जाती है। x के पावर अगर m है उसके पावर n है तो आपको जो है x के पावर mn हो जाता है, ये गुना हो जाता है, ये भी एक नियम है, ठीक है। तो पहला कितना सॉल्व करेंगे तो x के पावर 6 हो जाएगा और गुने x के पावर 4 हो जाएगा और नीचे में है x के पावर 10, ठीक है। तो ऊपर वाले को पहले मैंने क्या कहा दोनों गुना रहता है जुड़ जाता है m प्लस n हो जाता है, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया x के पावर 10 हो जाता है और नीचे भी x के पावर 10 है। अगर काटेंगे फिर भी 1 आएगा और या फिर इस सूत्र से अगर जैसा अभी मैंने बताया कि x के पावर m बटा x के पावर n रहता है तो x के पावर m में से n जो है घट जाता है, ठीक है। जैसे अभी करके दिखाया था कि 16 को 4 से भाग दिया तो 4 आया था, 2 के पावर 4 रखा था, नीचे 2 के पावर 2 रखा था तो 2 के पावर 2 हो गए तो वो भी 4 आया, काटे तो भी 4 आया, ठीक है। तो यही करके दिखाया था। तो यहाँ पर x के पावर 10 से x के पावर 10 में से 10 गया तो 0 हो गया, तो x के पावर 0 हो गया ऊपर और यहाँ x के पावर p हो गया। तो ऐसे देखिए तो भी p का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर आपने काट दिया x के पावर 10 बटा x के पावर 10 और इस साइड है x के पावर p, अगर मैं इसको काट दूं समझाती है तो 1 आएगा। और 1 का वैल्यू क्या होता है किसी चीज के पावर की 0 अगर कर दे तो इसका मान 1 ही होता है। चूंकि मुझे बेस x में लाना है तो मैं x के पावर 0 रखूंगा 1 के बदले, ठीक है। कल ही मैंने बताया था कि राम का पावर अगर 0 है ना तो भी 1 ही मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने ये बताया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो 6 के अनुपात में जो है 0 हो जाता है, वहीं पर बताया था, ठीक है। तो ये वैसे भी p का मान 0 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न यहाँ पे अभी जितने नियम बताए उसी के रिलेट में है ये कि भाई यहाँ पे जो है आपका बेस कितना रखना है 3 रखना है, क्योंकि मुझे 3 के फॉर्म में दिख रहे हैं सब, ठीक है। तो मैं अगर 3 की बेस रखूं तो रूट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताइए। √2 का कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर हाफ लिख सकते हैं √2 को, ठीक है। तो ये इतना बात आपको समझ में होना चाहिए। घन क्यूब को कितने लिख सकते हैं, मतलब 3 घन क्यूब 3 अगर लिखा है तो 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं क्यूब को, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है आपका 3 का पावर 1/2 गुने 5 होगा, ठीक है। 5 तो पहले से है, √3 को मैं 3 के पावर 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत। 9 का जो है मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया और 9 का स्क्वायर है तो इसके ऊपर 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पावर n इधर पहले से पड़ी है, उसके बाद 3 का पावर 1 लिख लूँ और गुने 3 का पावर 1/2 लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या। 3 का पावर 1 लिख लिया और √3 का मान मैं 3 के पावर 1/2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जुट जाएगा तो ये पहले गुना हो जाएगा, तो 5/2 और 2 दूना का 4, तो 5/2 और 2 दूना का 4, तो 3 के पावर 5/2 ढाई और 4 6.5 ढाई और 4 6.5 का कहने का मतलब है 13/2, इधर हो गया 3 का पावर, ठीक है। और इधर कितना हो गया n प्लस 1 और 1.5, एक और आधा कितना होता है 1.5 होता है, तो n प्लस 3/2 हो जाएगा। 3 का पावर n प्लस 3/2 हो जाएगा। बेस से बेस काट दीजिए, 13/2 बराबर हो जाएगा, 13/2 बराबर हो जाएगा n प्लस 3/2। अब इधर 3/2 ला के घटा देंगे तो 10/2 हो जाएंगे, n का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। 5 का है ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न है जो आपको आना चाहिए क्योंकि ट्रेंड में है ये।
शंकु की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 है। सबसे पहले शंकु इस प्रकार का होता है, तो गलती हो गई, शंकु इस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का, यहाँ से यहाँ तक इसे हाइट बोलते हैं, ये तिरछी ऊंचाई एल है और ये है रेडियस, और ये हमेशा 90 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र क्या क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, तो 22/7 गुने आर का वैल्यू 7 है, एल निकालना है मुझे, एल पता नहीं है, और 550 इसकी मान दे दी गई है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगी, 11 दूनी की 22 कट जाएगी, 11 5 55 50, एल की वैल्यू जो है आपका 25 आ गया है। और अभी मैंने कहा था कि ये समकोण जैसा ट्रीट करता है, ये समकोण जैसा ट्रीट करता है, और ये होती है एल, और यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25, और रेडियस की वैल्यू आपको 7 पहले से पता थी, 24 नहीं हो जाएगा पाइथागोरस से 24 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 576 आ जाएंगे रूट के अंदर, और ये हो जाएगा आपका 24। तो आपका हाइट निकल गया है अब 24। अब क्या पूछा जा रहा है, हाइट निकल गया 24, रेडियस पहले से पता है 7, तो अब पूछा जा रहा है आयतन, आयतन 1/3 गुने 22/7 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 बार 7, और एच का वैल्यू है आपका 24। एक साथ से एक साथ चला गया, 3 अट्ठाई के 24 चला गया, 8 7 56 गुने 22 आपका आंसर हो जाएगा, 56 गुने 22 आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसका टोटल गुना भी नहीं करूंगा, 6 दूनी की 12, लास्ट में 2 होना चाहिए, तो कितने ऑप्शन में है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, अब ये बचा मेरे को, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको यूनिक तरीका सिखाता हूँ गुना करने का, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। 56 गुने 22 को जब भी गुना करेंगे 6 5 11, इसको अंकों को जोड़ लीजिए, और इसको भी अंकों को जोड़ लीजिए 4, 11 को फिर एक डिजिट चाहिए मुझे, तो 2 डिजिट है 11, फिर जोड़ लीजिए, कितना हो गया 2, और ये हो गया 4, 4 दूनी की 8, टोटल अंकों का योग जो है ना 8 होना चाहिए, पहला ऑप्शन। ये तो दोनों ऐसे ही छट गया क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है ना, 4 आ गया था, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 चाहिए तो 2 छट गया। अब अंकों का योग 8 आना चाहिए, तो 3 2 5, एक 6 और एक 7 है, देख लीजिए 3 2 5 2 7, ये भी छट गया, ये आपका आंसर है। करके देखिएगा 1232 ही आएगा, एक एक बच्चा कर लेगा, 56 गुने 22 1232 ही आंसर आना चाहिए। और ये ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए कि अंकों को जोड़ लेना है और फिर गुना करना है, एक डिजिट का जब हो जाए तो देखना है कितना जोड़ आता है, उतना ही गुणज का वैल्यू भी आएगा। एक प्रश्न यहाँ पे 13 सेमी भुजा वाले समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण कितना होगा। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, मैं रोज बताता हूँ क्योंकि ये रोजाना एग्जाम में पूछा जाता है। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसका नाम ही है समचतुर्भुज। और जो दोनों विकर्ण होते हैं वो 90 पे काटता है, ठीक है। और दोनों विकर्ण जब कटती है तो आधा आधा में बट जाती है, यानी इसी। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया क्या होती है इसका होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण माने D1 गुने दूसरा विकर्ण D2। और कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये जो गुणधर्म है ये जरूर याद रखना है। 90 पे काटता है, पाइथागोरस लगेगी, और विकर्ण जो है आधा आधा में डिवाइड हो जाती है। तो इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है आपसे कि समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और भुजा 13 सेंटीमीटर है। सभी भुजा बराबर होते हैं, कोई भी भुजा लिखे तो 13 सेंटीमीटर है और 90 पे काटता है, और विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। तो विकर्ण मैंने कहा कि आधा आधा में बढ़ जाता है, यहाँ मान लीजिए O है ये, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। और दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, तो 5x और 13 ट्रिपल, मतलब याद कीजिए पाइथागोरस में 13 के स्क्वायर में से 5 गया 25 गया, तो 144 के रूट अंडर हो जाएंगे। 144 का मतलब 12, तो यहाँ से यहाँ तक 12 आ गए, तो टोटल विकर्ण कितने हो गए, ये भी 12 हो जाएंगे, तो टोटल विकर्ण हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे 24। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं जीके जीएस के वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोगों के जो कल मैंने दिया था जीके जीएस वाला वीडियो, वो काफ़ी अच्छा आप लोग प्यार दिए, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए एक बेहतर रिजल्ट के लिए।